जी चलें जी, एवरीवन बी क्वाइट। आई नहीं आपकी रिक्वेस्ट, दे दिए कुमार। ओपन अप योर वर्कशीट, काम वर्कशीट निकालें अब। आप लोगों का मॉक प्रिंट दे दिया है, मॉक का प्रिंट लेके वहां से अलग अलग बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दें। पता नहीं बेटे, आप काम की तरफ तवज्जो कर लें जरा। वर्कशीट निकालो अपनी, बेटे वर्कशीट निकालो जल्दी से। ये वाला जो एक्सरसाइज है मश नंबर 2 जिसको हम कहते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसके अंदर ये होता है बेटे कि आपको 4 पैराग्राफ दिए होते हैं और हर पैराग्राफ के आगे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए, नीचे अगले पैराग्राफ के लिए बी लिखा होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए सी लिखा होगा और उसके अगले पैराग्राफ के लिए डी। 4 ही पैराग्राफ हर दफा होंगे बेटे, ठीक है बेटे। इन चारों पैराग्राफ्स को हमें पढ़ के ये अंदाजा करना है, ये सजेशन देना है कि आगे जो सवालात दिए गए हैं, जैसे यहाँ सवालात, यहाँ कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, कौवे दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में पाए जाते हैं। अब ये जो मिसाल लिखा हुआ है जुमला, हमने आइडेंटिफाई करना है ये बात किस पैराग्राफ में की गई थी। ट्विस्ट क्या है इसके अंदर? ट्विस्ट नंबर 1, बच्चे समझते हैं एज इट इज जिमल यही जुमला लिखा होगा, ये जुमला एज इट इज नहीं लिखा होगा, इस मीनिंग की कोई बात लिखी होगी। दैट्स ट्विस्ट नंबर 1। ट्विस्ट नंबर 2, जिस तरह जी एसी चला लें, थोड़ी देर ठंड लगेगी फिर पंखा चला देंगे। ट्विस्ट नंबर 2, पिछली एक्सरसाइज में सब चीजें सीक्वेंस में थी, इसमें सीक्वेंस में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जो पहला जुमला हमारे पास है वो आखिरी पैराग्राफ से हो। इसको करने का क्या तरीका है? मेरा तरीकाकार इसको करने का वही है जो इंग्लिश में इस किस्म की एक एक्सरसाइज का होता है। मैं पहले पहला जो सॉल्व करना होता है उसको पढ़ लेता हूँ। कौवा अच्छे बर्ताव के बदले में तोहफे ला कर देता है। अब ये मेरे जेहन में है कि ये एक जुमला बीच में है। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पहले पूरा पैसेज गो एक गो में पढ़ूंगा। यूं तो कौवे को खा मखवा, यूं तो कौवे को खा मखा ऐसे लिखते हैं, पढ़ते खा मखा है, होता खवाह मखवा है। पढ़ते क्या है? खा। उर्दू में बहुत कम अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी आवाज के साथ मुताबिकत नहीं रखते। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूँ बाला, क्या बोलता हूँ? अब बा एक लॉन्ग साउंड है, बेले बा होगा। ला ला एक लॉन्ग साउंड है, लाम अलिफ ला होगा। मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूँ बल्ला, अब जो बा है वो शॉर्ट साउंड है तो वो जबर से शो होगी। मैं आपके सामने लेकिन जब बोलता हूँ बिल्ली, तो बिल्ली तो ऐसे ही लिखा जाएगा, शॉर्ट साउंड है, कोई अलिफ ये की जरूरत। बेली लिखूंगा तो ऑफ कोर्स लॉन्ग साउंड है, ये की जरूरत है। लेकिन जब बिल्कुल लिखूंगा, हालांकि शॉर्ट साउंड है, तो अलिफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। तो बताना है चारों इस मिसाल से। उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं अब्दुल्ला नान जो अपनी साउंड को फॉलो नहीं करते, जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं। कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है शयान। यूं तो कव्वे खाम खा शोर मचाने वाला परिंदा ख्याल, यूं तो कव्वे को खाम खा शोर मचाने वाला परिंदा ख्याल किया जाता है, जिसकी आवाज भी इतनी दिलकश नहीं होती, लेकिन दर हकीकत ये एक ज़हीन परिंदा है। सबको मिल गया? मॉक चारों को मिल गया? तो अलग अलग हो जाए। रयान,
आप चेयर खींचे, वो दीवार के साथ लगा ले। अब्दुल रहमान, आप पीछे चले जाए। मुनीब, आप इधर अब्दुल रहमान वाली चेयर पे बैठ जाए, बाकी काम करो। कव्वे सिवाय नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जो लिखे हैं वही नॉर्थ पोल है। उर्दू में हम नॉर्थ को हमेशा, जो इंग्लिश में अक्सर जो अल्फाज जो ओ की साउंड करते हैं, उर्दू में उनको अलिफ से आ की साउंड के साथ कर लिया जाता है, ठीक है। पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, मैं यहाँ पे फिर उसके बाद खेलते रहना पूरी रात तक। जैसे इंग्लिश में होता है फॉर्म, उर्दू में हम जो FORM फॉर्म होता है, FORM फॉर्म, उर्दू में उसको फारम ऐसे लिखते हैं। होल तो उर्दू में उसके लिए सुराख लफ्ज है ना अलग से, मुकम्मल HWHOL वाला हो। कौन सा हॉल है वो वर्ड ही हॉल है। HAALL हॉल, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए बात हो सकता है, लेबोरेटरी लिखते हैं उर्दू में। सिवाय नॉर्थ पोल, साउथ पोल और अंटार्कटिका के बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में पाए जाते हैं। दुनिया भर में कौवों की तकरीबन 40 इकसाम पाई जाती हैं। माहिरीन इस परिंदे के सोचने समझने की सलाहियत को बंदर या छोटे बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत के बराबर ख्याल करते हैं। यानी आप जितने अक्लमंद होते हैं, या आप कौवे जितने अक्लमंद हैं। नहीं, आपसे छोटे बच्चों की बात हो रही। कौवे के दिमाग में तकरीबन 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बंदर के दिमाग में भी पाए जाते हैं। अलबत्ता यहाँ एक फर्क है कि कौवे और बंदर के दिमाग का साइज बहुत मुख्तलिफ है। कौवे के छोटे से दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन इंतहाई करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से पैगामात की रसाई बहुत तेजी से होती है, यानी ये मैसेजिंग आसानी से कर सकता है। यही वजह है कि आप उसे मुतवज्जो करने के लिए जरा सी हरकत करें तो कौवा दूसरी तरफ उड़ चुका होता है। ठीक है। मक्खी जैसे करती है, बिल्ली करती है। पहले पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है, इसके बाद मेरा सवाल अपने आप से ये होता है कि पहले पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है। मुझे लगता है पहले पैराग्राफ में सिर्फ ये डिस्कस हुआ है कि कौवे की दिमागी हालत कितनी अच्छी है, कितना ज़हीन है, और बंदर और छोटे बच्चे जैसा होता है। अब ये मेरे जहन में एक आइडिया बन गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कौवे की जहानत को जांचने के लिए, जांचना क्या होता है बेटे, टेस्ट करना। जांचना क्या होता है, इम्तिहान के लिए पहले लफ्ज उर्दू में जांच इस्तेमाल होता था। आज भी जांच पड़ताल लफ्ज कहीं आपने सुना हो शायद, कि जांच पड़ताल करने आया हूँ। जांच होता है चेक करना किसी चीज को, ठीक है। कौवे की जहानत को जांचने के लिए लेबोरेटरी में मुख्तलिफ तजर्बात किए गए हैं। इन तजर्बात में बेटा ये लफ्ज तजर्बा भी पढ़ा जाता है और तजर्बा भी पढ़ा जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक है। इन तजर्बात में ऐसे खेल रखे गए जिनमें अगर कौवा कई जगहों से, प्लीज ये जगहों लफ्ज बड़े बच्चों को मसला होता है लिखने में, जगहों ऐसे लिखते हैं, जिनमें अगर कौवा कई जगहों से तिनके के जरिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डब्बे में डाले तो उसे खाने तक रसाई मिल सकती है। टेस्ट क्या है, पहले किसी तिनके के जरिए, स्ट्रॉ के जरिए पत्थर निकालना है कहीं से, फिर वो पत्थर किसी डब्बे में डालना है जिसके वजन से उसको खाना मिल जाएगा। कौवे को खेल के तरीका कार का मुशाहिदा करवाने के बाद, यानी पहले उसे दिखाया गया है, जैसे ही खेल शुरू हुआ कौवे ने चंद लम्हे माहौल का जायजा लिया, फिर तिनका उठाया, उसकी मदद से पत्थर निकाले, अपनी खुराक हासिल करने में कामयाब हो गए। यूं तो कौवा एक गोश्त खोर परिंदा है। कौन सा परिंदा है, गोश्त खोर जानवर और परिंदे आम तौर पर मुसलमानों के यहाँ हराम समझे जाते हैं। कार्निवोर्स हमारे यहाँ हराम समझे जाते हैं। शेर, इसलिए शेर का गोश्त हम लोग नहीं खाते। शेर जिसका गोश्त खाता है हम उसका खा लेते हैं। हिरन हो गई, बकरा हो गया, ठीक है। कौवा एक गोश्तखोर परिंदा है, लेकिन ये अनाज, अनाज क्या होता है बेटे जी, घोड़ा मकरू का मतलब ये है हराम नहीं है, तो जायज है ना। मछली खाती, हाँ जी। डॉल्फिन गोश्तखोर है, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। मुझे जनरली एक रूल का पता है कि जो गोश्त खाते हैं उनको, घोड़ा जंगों में खा लिया जाता था पुराने जमानों में।
जंग जब होती थी ना, वो तब ऊंट घोड़ा भी खा लिया जाता था। उसका गोश्त इसलिए नहीं खाया जाता आमतौर पे, इतना मजेदार नहीं होता। मैंने खाया नहीं है, हर्ड ऑफ इट। जैसे मोर है ना, मोर का गोश्त क्यों नहीं खाते लोग? बहुत जायका होता है। बेटे वो गोश्त ही होता है, और क्या कॉटन भरी होती है अंदर? होता ही नहीं का क्या मतलब है? गोश्त होता है उसके अंदर। गोश्त मोर के अंदर बेटा वो गोश्त होता है। कौवा कई जगहों से तिनके के जरिए, अच्छा ये हो गया। कहा था अनाज, अनाज क्या आता है? ग्रेन्स। इसमें चावल आता है, गंदम आती है, सारी चीजें आती हैं। फल, सब्जी, यहाँ तक कि दूसरे परिंदों के अंडे वगैरह भी खा जाता है। इसीलिए कौवों को किसी भी जगह यहाँ खुराक आसानी से दस्याब हो, वहां लोगों की नकलो हरकत का खूब अंदाजा होता है। दीगर कई परिंदों की तरह कौवे भी रेत खाते हैं। दरअसल रेत के जर्रात इन जानवरों के मैदे में खुराक को पीस कर हजम करने में मदद देते हैं। अब मुझे ये बात नहीं थी पता। खैर, इस पैराग्राफ में क्या डिस्कशन हो रही है? पहले उसके दिमाग की बात हो रही थी, अब उसके स्टमक की बात हो रही है। हम्म, देखा गया है कि अगर किसी कौवे को बाकायदगी से खुराक डालते रहें, तो जवाबन वो भी आपके लिए मुख्तलिफ तहफ, तहफ तोहफा की जमा है। तहफ किसकी जमा है? मसलन धात और प्लास्टिक के टुकड़े, टूटे फूटे खिलौने और जेवर वगैरह लाने लगेगा। ये एक्चुअली काफी ऐसे केसेस देखे गए हैं। वो अमेरिका की में तो ये काफी दफा लोग करते हैं, बल्कि अमेरिका वगैरह में इस तरह की स्टेट्स में रिवाज है। इस तरह की कंट्रीज में बेटे क्या हिसाब लगा रहे हो? कितना खाना दूंगा कौवे को तो वो कितना। वहां पे कौवे उन्होंने रखे होते चोरियां करने के लिए। यानी आप, वो अक्सर खवातीन है ना, वो खिड़की खोल के, खिड़की होती है बेसन के पास जहाँ वो बर्तन धो रहे होते हैं, जो सिंक होता है, उसके पास खिड़की होती है, वो खिड़की खोल के तो वो बर्तन धोते वक्त अपनी अंगूठी उतार के वहां पे साइड पे रख देती है। कौवा आता है, अंगूठी उठाता है, निकल जाता है। अब अंगूठी किधर जाती है? कोई बंदा है जो उसको खाना देता है, ये उसको जाके देता है, वो जाके बेच के खाएगा। तो ये सही कौवा इस तरह बिजनेस, की डीलिंग करता रहता सही बिजनेस आइडिया है ये तो। है। तो अच्छा बिजनेस आइडिया, लेकिन है चोरी। ये इंतहाई सोशल परिंदा है। ये इंतहाई सोशल परिंदा है, अपने गिरोह के साथ रहता है। आपको आजकल के जमाने में तो सोशल मीडिया पे वो रहता है ना, जिसको जिसको लाइफ में लाइव कोई मुंह नहीं लगाता, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। जिसको लाइव बहुत ज्यादा, जिसकी लाइफ सोशल होती है, उसकी सोशल मीडिया पे लाइफ बड़ी कम काम होती है। लेकिन असल में सोशल का मतलब यही, आप लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है उमर। उमर ये क्या प्लान बना रहे हो कब्बा रखने का? काम जो पढ़ा रहा हूँ वो पहले देख लो। घर से होमवर्क नहीं करके आए होगे? जी। ये इंतहाई सोशल परिंदा है और अपने गिरोह के साथ रहता है। कौवे छोटी मोटी टहनियों और तिनकों से घने दरख्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं। एक ही दरख्त पर कौवों के बहुत सारे घोंसले हो सकते हैं। अगर किसी जगह पर कौवे वबाई अमराज का शिकार होना शुरू हो जाएं, वहां से हिजरत कर जाते हैं। इनका अंडे देने का वक्त अप्रैल से जुलाई तक होता है, और ये 3 से 5 अंडे देते हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। कहते हैं जी, कौवे को अगर आपने किसी कौवे को मारा है ना, तो वो सारी उम्र ही भूलता नहीं आपकी शक्ल। जहाँ वो आपका पीछा करता है, आप पे पत्थर फेंकता है, आपकी चूंचे मारता है, जहां मौका मिलता है वो आपको नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका आदत होती है गुलेल से खेलने की। तो वो गुलेल से या छल्ले वाली बंदूक से क्या करते हैं, वो अपनी अपनी नजर में बहुत बड़े टाइगर बनते हैं, बड़े शिकारी बनते हैं, बहुत बड़े ना, वो क्या कहते हैं, हंटर, हंटर कहते हैं शिकारी। तो वो जाए कौवों को मारना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो कौवे उड़ जाते हैं आमतौर पे, ऐसा नहीं होता कि कौवे पीछे ही पड़ जाए। लेकिन अगर उनके घोंसले पे अटैक हो गया गलती से, फिर नहीं वो जान छोड़ता। फिर वो आप बूढ़े भी हो जाते हैं, पीछे पड़ा रहता है। सही है। अच्छा जी, अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसे देखते ही सब मिलकर खूब शोर मचाते हैं। आमतौर पर कौवे 15 से 20 साल की उम्र पाते हैं, यानी 15 से 20 साल के दरमियान आगे कौवे की डेथ होती है। जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी उम्र 30 से 40 तक भी नोट की गई। यानी ऐसा भी कौवा देखा गया है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज तक रहा है, बूढ़ा हो गया लेकिन मरा नहीं, 30 से 40 साल। तो हमने तीसरे पैराग्राफ में, पहले में दिमाग, दूसरे में मैदा, तीसरे में उसकी सोशल लाइफ डिस्कस कर लिया। आखिरी पैराग्राफ, कौवा दरख्त की छोटी मोटी टहनियों और तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करना और जमीन खोदकर चीजें निकालना और छुपाना जानता है।
पीछे भी घोंसले का जिक्र था, लेकिन यहाँ है कि घोंसले तिनको उसके स्किल्स की बात है। इसे मुख्तलिफ आवाजों की नकल करना भी सिखाया जा सकता है। आजकल कुछ शहरों में इन्हें खुराक के बदले कूड़ा करकट जमा करके कूड़ा दान में डालने की तरबियत भी दी जाती है। तो मिसाल, उसको पढ़ने दो। कौवे को सिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि उसकी सामने खड़े हो गए, कचरा उठाया, कचरे के डब्बे में डाला, और जिस बच्चे ने डाला उसको कुछ खाने को दे दिया गया। तो ऐसे कौवे की ट्रेनिंग की जाती है। इसे मुख्तल अच्छा जी, कहाँ था, हाँ। कुछ माहिरीन आसार कदीमा भी इनकी आसार, कुछ माहिरीन आसार कदीमा, माहिरीन यानी माहिर किस चीज के हैं, आसार कदीमा के, आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। आसार कदीमा क्या होता है, एंशंट एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है अब्दुल्ला नान। आसार कहते हैं साइंस को, एंशंट साइंस कौन से, आर्कियोलॉजी वाले। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी इनकी जहानत से फायदा उठाने के लिए इन्हें मखसूस खुशबुओं या चीजों को पहचानने की तरबियत देते हैं, ताकि इनके जरिए दफनशुदा नमूने और तारीखी अहमियत की दीगर अशिया को आसानी से तलाश किया जा सके। कौवों के गिरोह अक्सर फसलों को खराब कर डालते हैं और आम तौर पर इसे किसान दुश्मन परिंदा समझा जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर किसान तरबियत याफ्ता कौवों के जरिए खेतों को छोटे जानवरों से महफूज रखने का काम भी करते हैं, काम भी ले रहे हैं। कौवे को इंसानी चेहरों को पहचानने और याद रखने की सलाहियत की बिना पर इन्हें सुराग लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे कौवे के यूसेस आ गए हैं। आपने स्केयर क्रो तो देखा है ना, उसका नाम क्या है, स्केयर क्रो ही क्यों नाम है उसका, सिर्फ क्रो को स्केयर करता है। बिकॉज बेसिकली फसलों को नुकसान कौन पहुंचाते थे, कौवे। तो स्केयर क्रो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई बंदा खड़ा है, उस स्केयर क्रो को मूव भी कराया जाता है बाद में, वरना नहीं तो थोड़े दिनों बाद उसको पता लग जाता है कौवे को इसने कहना गुना कुछ नहीं है। अब वो ट्रेनिंग ये भी दे रहे हैं कौवे को कि बजाय इसके कि ये स्केयर क्रो से डर के खुद यहाँ से जाएं, फसलों को नुकसान पहुंचाने की बजाय जो दूसरे परिंदे आते हैं उनको ये मारे, हम इनको खाना दे देते हैं। तो हमने चारों पैराग्राफ्स में देख लिया क्या क्या बातें डिस्कस हो रही हैं। कौवे दुनिया को कब अच्छा बर्ताव के बदले में तोहफे ला कर देता है। कौवे कई और परिंदों की तरह रेत खाते हैं, बी में थी ये बात। कौवा किसान का दोस्त परिंदा भी हो सकता है, ये आखिरी पैराग्राफ में बात थी। कौवे के दिमाग का छोटा साइज उसे बंदर से कहीं ज्यादा चौकस में आता है, ए में थी ये बातें, हाँ ए में ये दिमाग था, बी में था मैदा। कौवे की जहानत को तजुर्बात के जरिए परखा गया है, बी में था। सी में सर। जहानत को परखने वाली बातें बेटे, सी में नहीं है बेटे, ये देखें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का, ये बेटा बी में है। कौवे की जहानत तजुर्बा के जरिए परखा गया, बी में है बेटे। यार सर मोहसिन ने को प्रिंट का कहा है, मैम को कहना कि वो ना दें कमांड, मैं खुद देता हूँ यहाँ से। जी बेटे। जी बेटे। कौवे अपने दुश्मन को देखकर खामोश नहीं रहते हैं। कौवे मुक्त, कह दिया उनको, उन्हें दी तो नहीं अभी कमांड, मैं दे दूं। जी, कौवे मुख्तलिफ आवाजें निकालना सीखते हैं। डेल्टा, डी में बेटे, जी बेटे। बीमारी के हमले की सूरत में कौवे अपनी बस्ती छोड़ देते हैं, हिजरत वाली बात मेरा ख्याल है बी में थी।
ये सी में थी, ये सी में है बेटे। कभी हर किस्म की खुराक खा लेते हैं, ये बेटा मैदे की बात बराबर में। आई थिंक एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्लीज इधर तवज्जो रखें प्लीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमेशा आपके बेटे फैंस ऑन कर दो प्लीज, इसकी बंद करते हैं तो गर्मी लगती है फिर। ऑन करना है बेटा दोनों। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखें बेटे, तो सवाल नंबर 16 से 19 के बारे में लिखा हुआ है। नई जबान सीखने के मौजू पर दिए गए मजमून को पढ़कर मंदरजा झैल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स लिखें। सुर्खियां बेटे हेडलाइंस को कहते हैं। सुर्खी किसको कहते हैं? नई जबान। अब आप देखिए इसमें मुझे ना बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, याद रखिएगा। इसमें एज इट इज भी आप सेंटेंस उठा के लिख दें, कोई फर्क। आप फ्रेज भी लिख सकते हैं, इसमें आपको अपने वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू राइट इट इन योर ओन वर्ड। इसको भी वैसे ही किया जा सकता है, ये भी सीक्वेंस में होगी। ये भी हमेशा कैसे होगी? तो पहले हम ये वाला काम करते हैं कि नई जबानें सीखने की दो वजूहात बताते हैं। मौजूदा दौर में जहां दुनिया भर में आपस के राब्तों की बहुत ज्यादा अहमियत है, नई जबानें सीखने या किसी जबान में महारत हासिल करने से कई नए मौके मिल सकते हैं। पहला तो ये मिल गया। सफर से लेकर कारोबार और जाती ताल्लुकात समेत इसके असरात बेशुमार हैं। नई जबान जाती वजूहात की बिना पर भी सीखी जा सकती है। दूसरी ये हो गई, आगे उसी की एग्जाम्पल दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इससे जी काफी होता है। कई नए मौके मिलते हैं। मैं चाहूंगा सेकंड पॉइंट उन्होंने चूंकि बुलेट बनाया है, नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा जाए। गर्ल्स काम साथी वजूहात मसलन बैरून मुल्क राब्ते के लिए। जुनैरा, क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो? अच्छा। जबान सीखने के अमल में दो अहम मराहिल। मसलन बैरून मुल्क राब्ते के लिए। बैरून मुल्क राब्ते के लिए। आप दोनों का इस टाइम क्लास नहीं होती, आप इस टाइम कुछ रिवाइज कर लिया करो, आपका गैप है ना क्लास। बॉयज वो शर्ट का ना साइज सैंपल एक लेके आया ये, वो मीडियम है। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लें आपको फिर कौन सा साइज आता है। जो जो शर्ट बनवाना चाह रहे हैं, ये एक लिस्ट, एक बच्चे को सारा अपना नाम और लिस्ट और नेम और जो भी नंबर उसके पीछे लिखवाना है। लिस्ट बनाई हुई है। बस ठीक है, साइज फिर बॉयज से तो आप खुद ही कर लेंगे ना कोऑर्डिनेट साइज। क्या था क्या? मैं कहा शायद कुछ काफी थी। फुटबॉल क्रिकेट दोनों चीजें होंगी बेटे, वॉलीबॉल भी कोशिश करेंगे हो, और बैडमिंटन का सामान तो ले जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं। आप लोगों ने सर शर्ट की, वो शर्ट और ट्राउजर है यार, पूरा शर्ट ट्राउजर करें यार, अकेली शर्ट। बेटे ट्राउजर शर्ट करें यार, सर्दी होगी बहुत। ट्राउजर शर्ट करें प्लीज। ठीक है।
कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट भी बनवा चाहता, मर्जी उसकी। जबान सीखने के अमल के दो अहम मरहले, जैसे कि हमने खानदान ये लिख लिया हमने, प्लीज अब वापस तवज्जो। किसी नए मुल्क का सफर करना, ज़हनी मश्क, शौक वगैरह। इसके अलावा आप पेशा वराना, इधर तवज्जो। इसके अलावा आप पेशा वराना, यानी दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, पेशा बेटे एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, प्रोफेशन को कहते हैं। वजूहत भी हो सकती हैं। प्रोफेशनल इसके लिए एक ज्यादा अच्छा लफ्ज है। पेशा वराना के लिए इंग्लिश में लफ्ज क्या है? जैसे बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इंटरनेशनल को कहते हैं। कारोबारी राब्ते या मुलाजमत। नई जबान सीखने का अमल, इनफरादी वजूहात, तो हमने बताना है सीखने के मराहिल, स्टेप्स, यानी कि मराहिल का क्या मतलब होता है? स्टेजेस। ठीक है। नई जबान सीखने का अमल इनफरादी वजूहात और सीखी जाने वाली जबान के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। यानी ये स्टेप्स इसके डिफरेंट होंगे, आपने क्यों सीख रहे हैं, इंडिविजुअली सीख रहे हैं या क्यों सीख रहे हैं, इसकी बेसिस पे। कुछ निकात ऐसे हैं जो आम तौर पर जबान सीखने के अमल का जरूरी जुज्व है। जुज्व कहते हैं बेटे पार्ट को। कुछ हर किस पार्ट है, लाजमी है। जुज्व कहते हैं पार्ट को, ही याद कर लीजिए ये लफ्ज। पहले मरहले में एक कोर्स या प्रोग्राम का इंतखाब करना होता है, ये पहला मरहला आ गया, पहला मरहला आ गया ना। कोर्स या प्रोग्राम का इंतखाब करना होता है जो सीखने वाले की इनफरादी जरूरत को पूरा करे। कोर्स या प्रोग्राम का, क्या बेटे? कोर्स, हाँ जी, इंतखाब करना होता है। कोर्स या प्रोग्राम, जो पीछे लिखा हुआ था वही लिख रहा हूँ। क्या बेटे? हाँ। हाँ, रुके। केमिस्ट्री वाले सर चले गए? अच्छा, ठीक। ये पूछना चले गए और बच्चे फ्री अकेले बैठे हुए हैं, तो इधर भेज देना। जी उस्मान, ऊंची बोलो। नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा आप जरूर पार्टिसिपेट करें। हाँ? क्यों? हैं? ऊंची बोलो। हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में खेलना लाजमी नहीं है, आना चाहिए आपको थोड़ा सा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे थोड़ा सा और वर्क हो, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या? क्या? क्यों नहीं आ सकता? सर्दी लगती है। हाँ। आपको पता है कब है स्पोर्ट्स डे? अभी नहीं आ सकता, अभी तो डेट भी कोई नहीं होनी। चलें चलें, जल्दी से एक काम करते हैं जी, आगे बेटे। दूसरा, पहला मरहला में एक कोर्स या प्रोग्राम का इंतखाब करना होता है जो सीखने वाले की इंफरादी जरूरत को पूरा करने के, यानी उसके रोजाना के मामूल और सीखने के अंदाज के मुताबिक हो। तो किसी इदारे में बाकायदा ट्यूशन लेना है, कंप्यूटर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वसाइल का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। जबान सीखने का अमल शुरू हो जाने के बाद दूसरा मरहला, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, मुनासिब तरीकों का इंतखाब है। और मुनासिब तरीकों का इंतखाब।
जबान सीखने से मुतल्लिक माहिरीन की राय। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे माहौल में रहना जहां उनका मुसलसल जबान से वास्ता रहे सबसे मौसर तरीका है। इसमें मौसर, इफेक्टिव। इसमें किसी ऐसे मुल्क का सफर करना शामिल हो सकता है जहां यह जबान बोली जाती हो या सीखी जाने वाली जबान में तमाम फिल्में या टीवी शो स्क्रीन पर तर्जुमे के साथ देखे जाएं। क्योंकि बाज लोग ज्यादा मुनज्जम तरीकों को बेहतर से मुनज्जम, डिसिप्लिन्ड। ये लिख नहीं रहे आप हैं? आपको कह रहा हूँ, अब्दुल्ला दी, आपको कह रहा हूँ। चलिए जी। जैसे नए अल्फाज को याद करना या ग्रामर के उसूल सीखना, अलबत्ता माहिरीन की राय के मुताबिक किसी नई जबान को सीखने के लिए तरीका कोई भी इख्तियार किया जाए, ये माहिरीन की राय आ गई। तरीका कोई भी इख्तियार किया जाए, जरूरी ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ बाकायदा मशक की जाए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है? कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ बाकायदा मशक की जाए। और ऐसे हदफ, हदफ क्या कहते हैं? टारगेट्स। टारगेट को हदफ किए जाते हैं, मुकर्रर किए जाएं जिन्हें हासिल करना मुमकिन हो। हदफ की जमा होती है अहदाफ। ऐसे हदफ मुकर्रर किए जाएं जिन्हें हासिल करना मुमकिन हो। नई जबान सीखने में पेश आने वाली 3 मुश्किलात। हदफ। इसी तरह, अच्छा जी, नई जबान सीखने में कई मुश्किलात पेश आती हैं, उन्हें 3 लिखनी है। बाद जबानों में ग्रामर के उसूल काफी पेचीदा होते हैं। पेचीदा, कॉम्प्लेक्स। आप लोग ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं लिख रहे यार, मुझे लग रहा। बाज जबानों में ग्रामर के उसूल काफी पेचीदा होते हैं। इसी तरह नई जबान सीखने का एक और मुश्किल पहलू अल्फाज की अदायगी या तलफ़ुज़ भी हो सकता है। अल्फाज की अदायगी या तलफ़ुज़ दोनों का एक ही मतलब है, क्या? प्रोनाउंसिएशन। दोनों एक ही चीज है, प्रोनाउंसिएशन।
कुछ जबानों में ऐसी आवाजें होती हैं जो दूसरी जबानों में मौजूद नहीं होती।